हेलो बच्चों, हम लोग आपके लिए लाए हैं बेहतरीन प्लान जो आपके आईआईटी जेई के एग्जाम के लिए बना हुआ है। और इसमें मैथमेटिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं जिसमें आपको आईआईटी जेई को एकदम फोकस में रख करके बनाया गया है। आप इसका फायदा उठाइए, अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड बाइनोमियल थ्योरम रहेगा। बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जो सिंपलेस्ट है, कम से कम कंसेप्ट है और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है थोड़ा स्कोरिंग है, इसलिए इसको हमें जरूर ही करना चाहिए। और चलिए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पे यूज होते हैं, उसको मैं पहले मेंशन कर देना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि एनसीआर टर्मिनोलॉजी है, ये क्या है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। वैसे ही अगर r इंटू एन सी आर है तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि एन सी आर तो एन सी एन माइनस आर के इक्वल होगा और एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन यूज कीजिएगा तो ये एन माइनस आर प्लस वन बाई आर होगा। तो ये जो पीएनसी के जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ भी ब्रॉडली यूज हो रहे हैं और बाइनोमियल में इनका एप्लीकेशन है। अब हम बाइनोमियल थ्योरम पे आते हैं। x प्लस ए टू दी पावर अगर n है तो इसको आप एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर। और इस तरह से जनरल टर्म लिख सकते हैं एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर ए टू दी पावर आर। और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू एन सी एन ए टू दी पावर n तक जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जनरल टर्म जो है, जनरल टर्म आपको टी आर प्लस वन से यूज करेंगे और ये आएगा एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर आर। ये जनरल टर्म है। अब आपको कहा जाए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखेंगे तो जितना भी n है उससे वन ग्रेटर हो रहा है, यहाँ पर n प्लस वन हो जाएंगे। ये जो भी हम अभी तक फार्मूले यूज कर रहे हैं, यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर लेकर के काम कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर के टर्म में इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर मान लो कि आपको कहा जाए कि मिडिल टर्म इसका क्या होगा, तो मिडिल टर्म्स में अगर n ऑड है तो टू मिडिल टर्म्स हैं, टी आर टी एन माइनस वन बाई टू प्लस वन ऐसे बोलेंगे, और टी एन प्लस वन बाई टू प्लस वन, टू मिडिल टर्म्स यूज होंगे। अगर एन इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे वो ऑड आ जाएंगे और सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा तो इसमें टी एन बाई टू प्लस वन ये मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो हमने देखा कि मिडिल टर्म के लिए दो फार्मूले यूज हो रहे हैं और जब इवन है उसके लिए डिफरेंट है और ऑड के लिए डिफरेंट है। सपोज कीजिए कि आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, तो ग्रेटेस्ट टर्म हमेशा ध्यान रखना है कि ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, मीन्स माइनस साइन को इग्नोर करके यूज करना है। तो
ये वैल्यू सपोज कीजिए कि m की वैल्यू x प्लस a टू द पावर n है यहाँ पे, और हमने एक m वैल्यू लिया जो n प्लस 1 बाई 1 प्लस x बाई a ऐसा यूज किया। अब देखिए बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये फॉर्मूला है और सिंपल भी है। तो अगर मैं बोलूं कि m इज इंटीजर, अगर m इंटीजर आ गया तो ग्रेटेस्ट टर्म जो आएगा वो ग्रेटेस्ट टर्म की जो वैल्यू ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, Tm। देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m लिख रहा हूं, तो अगर ये इंटीजर है तो यहाँ पे डायरेक्ट में इसको हटा दीजिए, इसको डायरेक्ट लिखिए कि m प्लस 1 जो आएगा वो ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा। इफ m इज नॉट इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है ग्रेटेस्ट टर्म में, तो यहाँ पे Tm प्लस 1 भी होगा और Tm भी होगा। इंटीजर होने से ये बोथ होंगे। अगर m इज नॉट इंटीजर तो यहाँ पर आपको Tm प्लस 1 ये ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 ग्रेटेस्ट टर्म है और न्यूमेरिकली ये इक्वल होंगे, साइन में वो अलग हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव साइन में भी पॉसिबल है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा। यहाँ पर सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म आएगा, वो क्या होगा, Tm का बॉक्स वैल्यू मीन्स जो इसका इंटीग्रल पार्ट m का है वो यूज करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि 2 माइनस 5x है या 3 माइनस 5x ले लेता हूं और बोलता हूं कि इसका पावर 11 है, और हमें क्या करना है कि ग्रेटेस्ट टर्म व्हेन x इज इक्वल टू 1/5। देखिए ध्यान दीजिएगा, x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ग्रेटेस्ट टर्म बदलेगा। तो यहाँ पर हमेशा ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि इस पॉइंट पे हमें ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए हमने m की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो n प्लस 1 ये क्या हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर 1 हो गया मॉड ऑफ x बाई a। देखिए ये x है तो x की वैल्यू 3 है, बाई a माइनस 5 और यहाँ पे 1/5। देखिए ये कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ रही है 4। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए ये m इंटीजर आ गया। इंटीजर आने का मतलब है कि Tm प्लस 1 और Tm बोथ ग्रेटेस्ट टर्म आपको मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि T3 और T4 जो है बोथ ग्रेटेस्ट टर्म है। तो T3 Tm प्लस 1 माने T4 मिलेगा एंड T5 मिलेगा, ये बोथ क्या है, आर ग्रेटेस्ट टर्म है। 3 प्लस 4 ये तो 3 आना चाहिए ना, 3 आना चाहिए। तो 3 आ गया तो r की वैल्यू यहाँ पे अगर m यहाँ पे m प्लस 1 एंड m हो रहा है मीन्स T3 T4 आर ग्रेटेस्ट टर्म। देखिए ये ग्रेटेस्ट टर्म्स आपको मिल रहे हैं, तो अब इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे T3 को निकालनी है। अब T3 देखिए यहाँ पे वैल्यू हमने यूज किया तो T3 क्या मिल गया, ये मिल गया 11C, और यहाँ पर R की वैल्यू 2 है, तो R की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 11CR का मतलब हो गया 11C2 आ गया।
अब 3 का पावर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये -5 इंटू एक्स की वैल्यू 1/5 है, और ये 2 कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, ये कैंसिल हो गया। 11C2 का मतलब कितना होता है, 55 होता है। तो ये वैल्यू हमने 55 यूज कर लिया, और ये पॉजिटिव है 3 का पावर 9। अब देखिए T3 जो है एक ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। अब T3 के बाद T4 हम ग्रेटेस्ट टर्म के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब T4 निकालनी है, तो T4 जो है सेकेंड ग्रेटेस्ट टर्म है, तो यहाँ पर वैल्यू R की वैल्यू 3 है, तो ये 3 का पावर 11 माइनस 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पर जो वैल्यू था -5 इंटू 1/5 का पावर, ये 3 इधर गया। देखिए मैं क्या बोल रहा था कि साइन में डिफरेंस हो सकता है, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व किए कि ये इस बार माइनस आ गया, इसके पहले वाले में प्लस था और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये -55 इंटू 3 टू दी पावर 9। अब ये वैल्यू हमने देखा कि ये और ये दोनों जो है इक्वल एंड अपोजिट साइन में है, बट न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल, और बोथ ग्रेटेस्ट टर्म कहे जाएंगे, एंड न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल। तो ग्रेटेस्ट टर्म मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेटेस्ट टर्म इस तरह से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए, अब एक है कि ग्रेटेस्ट टर्म आपने निकाला और साथ में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट भी होता है। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट जब आप यूज करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा, तो NC(n/2) मिलेगा इफ n इज ऑड रहने से एक ही मिडिल टर्म है तो एक ही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मिलेगा, और NCn-1/2 एंड NCn+1/2 ये जो वैल्यूज आएंगे ये आपको बोले जाएंगे कि ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स हैं इफ n इज इवन रहने से 2 मिडिल टर्म्स होते हैं, तो जब 2 मिडिल टर्म्स होंगे तो 2 ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स भी होंगे। तो यहाँ पे 2 ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आप यूज करेंगे। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसमें डिफरेंस समझिए। x का कोफिशिएंट नहीं लेना है, NC0, NC1, NC2 ये सारे जो हैं इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। अब देखिए एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया कि 4 टू दी पावर 100/50, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होने चाहिए। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट 4 टू दी पावर 100/15, तो बहुत ही सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है लेकिन फंडामेंटल बेस्ड है। मीन्स हमने क्या किया कि इसको 16 कर दिया और पावर में कितना कर दिया, 50 कर दिया, और बाई 15 हमें इंटीग्रल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट कर देना है। तो यहां पर हमने क्या किया कि 15 + 1 टू दी पावर 50 और बाई 15 कर दी। अब देखिए ये जो वैल्यू आएगा वह 15C0 15 टू दी पावर 50 और इस तरह से 15C49 और 15 प्लस 50C50 इंटू 1। अब यहां से यहां तक प्रत्येक में जो वैल्यू आप देख रहे हो और ओवरऑल क्या है 15 है, तो
यहां से यहां तक जो ओवरऑल वैल्यू ऑब्जर्वेशन है ये दिख रहा है कि दिस इज मल्टीपल ऑफ 15। तो जो रिमेनिंग पार्ट है अगर प्रत्येक को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये इंटीजर्स मिलेंगे, सिर्फ ये जो पार्ट है ये वेस्ट रह जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट आपको क्या मिल रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट आपको कहा जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, तो ये 50 से 50 मीन्स 1/15 है। तो देखिए यहां से ये वैल्यू निकला जो बहुत ही इजी तरीके से निकल रहा है। ऐसे ही जो बाइनोमियल एक्सपेंशंस हैं वो डिवीजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे 27 टू द पावर, नेक्स्ट देखिएगा 27 टू द पावर 999 is divided by 7, then remainder is just like, ऐसा ही क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि ये जो 27 है 28 माइनस 1 अगर लिख दूं, अगर इसको मैं बोलूं कि 28 माइनस 1 टू द पावर 999, अगर इसको इस तरह से मैं यूज कर लूं तो आप देखेंगे कि इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं और हमें जो वैल्यू मिल रही है वह 28C 0 क्या हो गया 999 इंटू 28 टू द पावर 999 माइनस 999C1 और 28 टू द पावर 998 इंटू 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो सारे जो टर्म्स हैं, लास्ट जो टर्म होगा देखिए प्लस माइनस, इसका मतलब है कि लास्ट जो टर्म होगा उसका पावर जो है वो ऑड आने वाला है और वो माइनस में रहेगा, और यहां से जो वैल्यू आ गया 999 और C999 और इसके पहले तक देखिए टिल दिस पार्ट सब में 28 रहेगा, मीन्स सारे जो हैं 7 से डिविजिबल हैं एक्सेप्ट ये लास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट टर्म है वो -1 बच रहा है। अब माइनस रिमाइंडर तो -1 होता नहीं है, तो रिमाइंडर -1 नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे कि -1 में 7 को प्लस कर देंगे। तो -1 प्लस 7 करने से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और इसका रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, रिमाइंडर आपको 6 मिल जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू था माइनस में इसका रिमाइंडर मिला है, लेकिन रिमाइंडर बेसिकली बाय डेफिनेशन वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमने 7 को प्लस करके इसको यूज कर लिया है। और ऐसा ही एक जेई का आया हुआ एक नेक्स्ट बिट हम करते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है 7 टू द पावर 103। 7 टू द पावर, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, 7 टू द पावर 103 is divided by 17, then what should be remainder? 7 टू द पावर 103 है और इसको 17 से डिवाइड करनी है, तो 17 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ये चीज आप देखेंगे कि भाई
ये जैसे वो 28 माइनस 1 हो गया था, तो आपने देखा कि वो इजी तरीके से वो निकल गया था। लेकिन यहाँ पर 28 माइनस इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग इसको, अगर मान लो कि हम 7 बाहर निकाल दें, सपोज करो 1 मिनट के लिए कि 7 हमने बाहर निकाल दी है, तो 7 बाहर निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 का पावर 102 आ जाएगी। तो 102 अगर ले लिए तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 7 इंटू 49, और 49 का पावर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब इसको मैं यूज करूं कि ये 7 इंटू, अब 49 है ये, तो अब यहां से 49 को मैं लिख सकता हूं कि 17 के टेबल को देखते हैं, तो 17 के टेबल में क्या हो गया, 17 2 जा 34 एंड 51। तो ये जो वैल्यू आएगा ये 51 माइनस 2 टू द पावर 51 है। देखिए इस तरह से ये वैल्यू आ रहा है। अब इसको हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा ऐसे यूज किया कि 51 माइनस 2, और इसको 17 के ले लेता हूं माइनस 2। देखिए यहां पर हमने 51 ले लिया। अब ये 7 इंटू, अब देखिए ये आपको 51 सी 0 17 के टू द पावर 51 और माइनस 51 C1 17 के टू द पावर 50 इंटू 2, इस तरह से ये वैल्यूज मिलते जाएंगे। और लास्ट जो वैल्यू मिलेगा वो माइनस मिलेगा, और माइनस में कितना मिलेगा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये 51 है, तो 51 रहने से 51 C 51 और 2 टू द पावर 51, ऐसा ये वैल्यू मिलेगा। अब ये जितने वैल्यू हैं अप टू दिस, इस लास्ट टर्म के पहले तक सब में 17 एज ए मल्टीपल है। तो हमें किसको सॉर्ट आउट करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है कि अगर ये पार्ट अगर निकल जाए तो देखिए ये जो 7 है, हमने क्या किया कि एक 2 जो है इधर, अगर मैं इधर से 8 निकाल देता हूं, ठीक है ना, अगर 8 निकाल दूं तो ये पावर कितना हो जाएगा, पावर आपको, पावर जो वैल्यू आएगा ये 48 आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया कि इसको यूज कर दिया कि 7 इंटू 8, 7 इंटू यहां से 8 निकाल दिया, और माइनस साइन भी लगा रहा हूं, यहाँ पे माइनस साइन भी लगा रहा हूं क्योंकि यहां माइनस है। तो माइनस 7 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 48 हो जाएगा। देखिए 2 टू द पावर 48 आ गया। अब आप क्या कीजिए कि माइनस 7 इंटू 8 इंटू, अब ये 16, और 16 टू द पावर कितना हो जाएगा, देखिए 16 टू द पावर ये वैल्यू आ गया 16 टू द पावर 12। दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस 7 इंटू 8 इंटू 17 माइनस 1 टू द पावर 12। तो इधर से क्लियर दिख रहा है कि जो रिमाइंडर है वो -1 है। तो -1 को अगर माइनस +1 है तो लास्ट में यहाँ पे
लास्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो लास्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 7 इंटू 8 कितना आ गया, 56 आ गया। अब 56 ये निगेटिव में है कि 56 ऐसे हमने क्या किया कि इसमें देखिए यहां पर 68 कर दिया। 68 क्यों कर दिया, 68 करने से तो ये इक्विवेलेंट को कितना आ जाएगा, देखिए 8 माइनस 6 एंड 6 माइनस 5, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसमें एडिशनल कैलकुलेशन है तो ये आपको रिमाइंडर मिल गया, लेकिन प्रोसेस एज यूजुअल सेम तरीके से चलाना है। तो यहां से जो रिजल्ट आ गया आपको रिमाइंडर कितना आ गया, 12 आ गया, और बाइनोमियल को आपने यूज किया और इस तरह से आपको रिमाइंडर मिल रहा है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के एप्लीकेशन पार्ट में आते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड है। एक्सपेंशन में डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए और इस तरह से ये वैल्यूज आपको मिलते जाते हैं। The coefficient of x to the power 5 x to the power 5 in expansion of 2x cube minus 1 by 3x square to the power 5। अब इसमें x to the power 8 का कोफिशिएंट निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला है, हम लोग क्या करेंगे कि tr+1 निकालेंगे। तो tr+1 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये कितना जाएगा, 5cr, यहाँ पे r है 5cr, 2x to the power 3 का पावर 5 माइनस r, n माइनस r, n की वैल्यू ये -1/3x², और ये r यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो अब आपको क्या देखना है, x टू दी पावर 8 देखना है कि x टू दी पावर 5 देखना है। x टू दी पावर 5 को अगर देखना है तो आप क्या करेंगे कि x के पावर को 5 से इक्वेट करेंगे। तो x का पावर कितना है, देखिए x का पावर इधर से 15 माइनस 3r, 15 माइनस 3r, और इधर से क्या है -2r। अब ये जो वैल्यू है कि 15 माइनस 5r, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। तो 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5r हो गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। r की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, मीन्स हमें जो कोफिशिएंट चाहिए वो x को एक्सक्लूड करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बोलेंगे कि x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 ये हो गया 5c2 इंटू 2 टू दी पावर 5 माइनस 2, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू -1/3, और पावर में कितना 2, ये आ गया आपको 10 इंटू 8 इंटू ये कितना हो गया 1/9, तो 80/9, ये आ गया आपको x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट आ गया। नेक्स्ट है इफ कोफिशिएंट्स ऑफ
x and x square in expansion of 1 plus x to the power p into 1 minus x to the power q, और are 4 and minus 5 respectively, means x का कोफिशिएंट 4 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है। देन हमें कैलकुलेट करनी है 2p प्लस 3q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 2p प्लस 3q की वैल्यू 2p प्लस 3q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये आप लिखेंगे कि 1 प्लस पी एक्स प्लस पी इंटू पी माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। हायर पावर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। ये फैक्टोरियल लिखने से चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 2 ही है। यहाँ पर 1 माइनस क्यू एक्स एंड प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। हायर पावर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि x का कोफिशिएंट निकालना है, तो x का कोफिशिएंट पहले px को हमने 1 से इंटू किया, तो px को 1 से यूनिट की 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आया p। माइनस qx को इससे मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस q। अब ये दिया हुआ है कि इसका वैल्यू कितना है, 4 है। अब देखिए, p एंड q को माइनस p इंटू क्यू, यहाँ पे इंटू करने से एक्स स्क्वायर मिल रहा है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से p इंटू पी माइनस 1 बाई 2 और q इंटू क्यू माइनस 1 बाई 2, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो इसका वैल्यू मिल रहा है -5 मिल रहा है। देखिए, 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन्स हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करना सरल है। आप क्या कीजिए, p की वैल्यू को 4 प्लस q लिख दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये सेकेंड इक्वेशन में पुट करने से माइनस है 4 प्लस q इंटू क्यू और प्लस 4 प्लस q इंटू 3 प्लस q, और ये वैल्यू आ गया q स्क्वायर माइनस q बाई 2 इजकल टू। अब देखिए, ये पूरा जो है सिर्फ q में इक्वेशन आ गया। अब q स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं। देखिए, यहां पर माइनस q स्क्वायर है और ये q स्क्वायर बाई 2 q स्क्वायर बाई 2 मीन्स q स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया। अब माइनस 4q इधर से है, इधर से 7q बाई 2 और माइनस q बाई 2, तो 6q बाई 2 मीन्स 3q हो गया। यहां से आपको q की वैल्यू 3q मिल रही है, तो 3q को जब हमने यूज किया तो ये माइनस q हो गया। देखिए, 3q एंड माइनस 4q तो माइनस q, और ये 12 बाई 2
तो +6 आ गया, इजकल टू -5 आ गया। यहाँ पे 12/2 तो 6 आएगा, और इधर से हमने यूज किया कि जो Q की वैल्यू कितनी आ गई, -6। ये आपको वैल्यू कितना था, -4Q था, और इधर से 4 + 3 7Q और -Q 6Q/2 3Q और 3Q - 4Q, तो -Q + 6, तो Q की वैल्यू आपको हो गई 11। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2P प्लस, अब P की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 + 2, ये 15 आ जाएगी। तो इधर से आपको निकल गया 2P + 3Q इजकल टू 30 एंड प्लस 33, कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन को ही सॉल्व करने से ये जेई का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट फार्मूले से हैं, और डायरेक्ट फार्मूले से इसको सिंप्लीफाई करने से ये बन जाएंगे।